हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि मोशंस और रिलेटेड थोड़ा बेसिक नॉलेज हमने पढ़ा था, यानी कि रिविजन्स की थी हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में, क्योंकि हमने जो मोशन है वो ऑलरेडी हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अभी हमें टेंथ फिजिक्स साइंस स्टार्ट करना है, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा बेसिक ही देखने वाले हैं, फोर्स। जैसे कि आपके स्क्रीन पर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। तो इस चैप्टर में जो समराइज वाला पेज है ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फोर्स। तो सबसे पहले अगर फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का तो हमें अभी डिटेल में मालूम है कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशंस का प्रोडक्ट होता है, यानी फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन दी है। फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश या फिर पुल होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पुश और पुल होता है यानी कि वो एक्सेलरेट होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका सर्टन मास तो होना ही चाहिए। ओके, सो मास हैविंग ऑब्जेक्ट आर एक्सेलरेटिंग बाय सम डिस्प्लेसमेंट वी कॉल दैट क्वांटिटी एज अ फोर्स। सो फोर्स की सिंप्लीफाइड डेफिनेशन अगर हम ये भी बता दें कि फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें पुश करना हो या फिर पुल करना हो, तो हम सिंपली उस पर जो लगाते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को हम फोर्स कहते हैं। ओके, सो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई फोर्स की। तो फोर्स मेजर्ड किस में करते हैं, तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन्स होता है, और सीजीएस यूनिट हम फोर्स देखते हैं तो डायन होता है। ओके, और ये जो एसआई और सीजीएस यूनिट है उनका को रिलेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो 1 न्यूटन होता है वो इक्वल्स होता है 10⁵ डायन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू द 10⁵ डायन होता है। ओके, सो ये बेसिक यूनिट हमें भी पहले से मालूम है। ओके, हाँ, टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं? अच्छा सवाल है, टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप के फोर्स होते हैं? तो दुनिया में दो ही टाइप के फोर्स है। एक तो फोर्स होता है वो होता है बैलेंस फोर्स, और दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है? तो सबसे पहले हम ये टाइप देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स जो है, कोई भी टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर दो फोर्स एक्ट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों ही फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो मूव नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड से अगर सेम फोर्स एक्ट हो रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। तो इन्होंने शायद प्रिंटिंग मिस्टेक किया है यहाँ पर, टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए टू और मोर फोर्स होने चाहिए, लेकिन सब फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में होने चाहिए। यानी कि हम इसकी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ये कर सकते हैं, बैलेंस फोर्स इज नथिंग बट टू और मोर फोर्सेज विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड acting on an object, we call it as a balance force, and the net effect produced by all of them on the object is जीरो। यानी कि ऑब्जेक्ट पे कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला है उस फोर्स से, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या हो सकता है? अगर सेम ऑब्जेक्ट है उस पर हम अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन से अनइक्वल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स है और दूसरी तरफ से 5 न्यूटन फोर्स है, तो ऑब्वियसली जिस तरफ से 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट पे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करने वाला है, एक्सेलरेट होने वाला है। तो अनबैलेंस फोर्स इसी को हम कहते हैं कि इफ़ द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट जीरो, यानी कि उनका जो एक्सेलरेशंस होने वाला है ऑब्जेक्ट पे, कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट होने वाला है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो होप सो बैलेंस एंड अनबैलेंस आपको समझ में आया होगा। ओके, वी हैव टू ऑलरेडी लर्न दिस बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स इन द 9th स्टैंडर्ड।
ओके। तो बाद में ये इंपॉर्टेंस है न्यूटन्स के लॉज। तो न्यूटन्स में देखिए 3 लॉज हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है, सेकंड में क्या कहता है और थर्ड में क्या कहता है। तीन ही लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तीनों के तीनों लॉ। ओके। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है। So Newton's first law of motion is it states that the body continue to remain in a state of rest or uniform motions along a straight line। तो यहाँ पर देखिए हमें मालूम है कि बॉडी के 2 स्टेट है, एक तो बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में हो सकता है या फिर बॉडी और ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऐसे 2 ही स्टेट हमारे ऑब्जेक्ट के होते हैं। तो न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ में ये हमें स्टेट किया है कि कोई भी बॉडी स्टेट कंडीशन रेस्ट कंडीशन में ही होती है, और अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो किसकी वजह से, क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है, वो एक तो रेस्ट कंडीशन में है या फिर मोशन में है। जो रेस्ट कंडीशन में है उस पर बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, और जो बॉडी मोशन कंडीशन में है उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये सिंप्लीफाइड जस्टिफिकेशंस हमें न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ में दिया है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सेकंड लॉ। सो सेकंड लॉ स्टेट दैट द एक्सटर्नल force acting on the body is directly proportional to rate of change of momentum per unit times। ओके। तो कोई भी बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है तो कितना फोर्स एक्ट होने वाला है, तो डिपेंड्स है कि उस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, अगर वो बॉडी सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट करती है पर यूनिट टाइम में, उतना ही फोर्स उस बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। ये हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ में बता रहे हैं। सो न्यूटन्स का सेकंड लॉ सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम्स। सो यहाँ पर स्टूडेंट को मोमेंटम क्या होता है ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो वो भी हम अगर थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम सिंप्लीफाइड देखिए, तो मोमेंटम जो होता है वो हम पी से डिनोट करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वैसे मोमेंटम हम स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। तो मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। यानी कि कोई बॉडी है, उसका मास m है, और अगर वो बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम अगर निकालना है तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी वी कॉल द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। ओके। सो मोमेंटम को आपको सिंपली ऐड रखना है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है वो चेंज इन मोमेंटम से, तो देखिए नीचे वाला फॉर्मूला दिया गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t। mv यानी कि मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, mu यानी कि मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। सो मास इंटू वेलोसिटी, वो फाइनल हो या इनिशियल हो, मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने अभी देखा कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर सेकंड लॉ में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो mv है वो फाइनल मोमेंटम से, और mu जो है वो इनिशियल मोमेंटम से। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो उसको सिंप्लीफाइड टर्म से हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम्स। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम्स, वी कॉल इट एज द न्यूटन्स सेकंड लॉ। चलो थर्ड लॉ देखते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत ही पॉपुलर लॉ है और सबको मालूम भी होगा। ओके। एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। यानी कि कोई भी एक्शन आप अगर ऑब्जेक्ट पे करते हो तो ऑब्जेक्ट आपको सेम रिएक्शंस देने वाला है और अपोजिट डायरेक्शन में देने वाला है। यानी कि एक फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं कि कोई भी अगर क्रिकेट को अगर बॉल को हम अगर वॉल पे फेंकते हैं तो कितने फोर्स से हम बॉल को फेंक रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से वो रिटर्न आने वाला है। तो ये हम डे टू डे लाइफ में भी ये न्यूटन्स लॉ का जो थर्ड लॉ जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मैथमेटिकल ये भी दिया, रिएक्शंस इज इक्वल टू द
अपोजिट, माइनस का साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट करता है एक्शन फोर्स। यानी कि जो भी फोर्स है उसका जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहिए, और उस पर मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। ओके, सो इस न्यूटन्स थर्ड लॉ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स भी होता है। हमने अभी देखा है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो जो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी या फिर मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, सो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हो गया फाइनल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है कि फाइनल मोमेंटम्स ये इक्वल होता है हमारे इनिशियल मोमेंटम्स में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स में डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ये तो थर्ड लॉ पे ही डिपेंड्स है। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सो दे कैन नॉट क्रिएट अ इक्विलिब्रियम। अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन हमें मिलने वाला है, और कितना फोर्स से मिलने वाला है, तो जितना एक्शन फोर्स है उतना ही रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलने वाला है। तो अभी एक लास्ट सवाल आपके लिए। ओके, तो सवाल ये है कि न्यूटन ने कहा कि एवरी एक्शन क्रिएट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो बुलेट गन है, तो गन फोर्स लगा रही है बुलेट पे जो कि पिंक एरो से दिखा रही है, और बुलेट फोर्स लगा रही है गन पे और जो ग्रीन एरो से यहाँ पर दिखाई हुई है। तो ये तो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो जितना फोर्स गन बुलेट पे लगा रही है उतना ही फोर्स बुलेट गन पे लगा रही है, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो बुलेट जिस फोर्स से एक्सेलरेट हो रही है उतने ही फोर्स से हमें रिकॉलिंग फोर्स मिलनी चाहिए, लेकिन हमें उतना फोर्स मिलता नहीं है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि जितनी फास्ट एक्सेलरेशन से बुलेट गन को छोड़ के निकलती है उतना ही एक्सेलरेशंस गन का भी होना चाहिए, गन भी उतनी ही एक्सेलरेशन से पीछे आनी चाहिए, लेकिन जो रिकॉलिंग फोर्स होता है यानी कि जो पीछे आती है गन फायर करने के बाद, वो उतना नहीं होता। तो इसका आंसर आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि एक्सेलरेशंस ऑफ द बुलेट इज़ हायर एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशंस ऑफ द रिकॉलिंग force on the gun. Thank you.